तो दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटीईटी के पैटर्न में और सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। मतलब कि एमपीटीईटी को सीटीईटी के लेवल की तरह करने का प्रयास किया गया है। मैं तो कहूँगा कि सीटीईटी और रीट से भी टफ करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो साथियों, आपको अब अपनी सोच को भी ब्रॉड करना होगा। जिस प्रकार से पैटर्न को बदला गया है, तो अपन पुरानी सोच के हिसाब से अब पढ़ाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा अपन को ब्रॉड माइंडेड होके पढ़ाई भी करनी होगी। और समय तो अब ऐसा तो है नहीं कि यानी सिलेबस जो चेंज कर दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना समय भी बढ़ा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही समय है, बस सिलेबस में चेंज करके थोड़ा सा पैटर्न को और भी कठिनता देने की कोशिश की गई है, टफ करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, अब एमपीटीईटी को सीटीईटी लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहेगा कि सीटीईटी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग जो पुराने समय में पूछे गए क्वेश्चंस है, उनकी सीरीज़ में आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़े, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़े। हमको अब अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो हमको अब स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा और सीटीईटी लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उनका भी प्रयास हम लोगों को करना होगा दोस्तों। तो मैंने आज के इस सेशन में ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो कि सीटीईटी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन को सम्मिलित किया है जिनका स्टैंडर्ड सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये चैनल हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, या चौथा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। वह समानता को दर्शाता है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा कहना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन है विशेष शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है मुख्यधारा शिक्षा, चौथा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है दोस्तों जहाँ पे एक जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उन्हीं के साथ साथ ऐसे बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता है इस शिक्षा में जो कि यानी सामान्य नहीं रहते हैं। ठीक है ना, एबनॉर्मल बच्चों को भी इन्हीं के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं इस समावेशी शिक्षा में, कि उन्हें भी सामान्य बालक हैं उनकी तरह ही शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। इसी का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करे। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। या ऑप्शन डी, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है ये 4। इनमें से सबसे जो सूटेबल आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। यानी सबसे अच्छा सुनने में भी लगना चाहिए, देखने में भी लगना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है, तो अपने जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता और विविधता की अनदेखी करे। अनदेखी नहीं करना चाहिए, देखना भी चाहिए। बच्चों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए भी उनको एक सामंजस्य बिठाना चाहिए कि सभी बच्चे एक जैसे हैं। ठीक है, दूसरा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे की किसी भी बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चे यानी अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर भी एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो विशेष क्यों, विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को ही क्यों बढ़ावा दे?
सभी बच्चों जो भी जिस भी संस्कृति या समुदाय से आते हैं सभी को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब सीखते हैं? तो ऑप्शन है, वे सैमपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है तब सीखते हैं, कि तीसरा है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब सीखते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो इसमें भी ये 4 ऑप्शन में सबसे सटीक और जो अच्छा आंसर लग रहा है वही आएगा दोस्तों इसका आंसर। तो वो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चा तभी सीख पाता है जब तक कि वह खुद से गतिविधि और कार्य को करता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कोई सवाल है उसको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा उस सवाल को खुद से जब तक करके नहीं देखेगा तब तक वो प्रभावी रूप से सीख नहीं सकता। हालांकि उस टाइम पे उसको समझ में आ जाएगा और वो 4 दिन बाद फिर पूछेंगे तो वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि उसने खुद से करके नहीं देखा उस क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें तभी वे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी वही आंसर आएगा जो इन पूरे ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा सही लग रहा है आपके हिसाब से, सुनने में भी देखने में भी। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति देनी नहीं चाहिए, भाई देनी चाहिए। पूछने से रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, पूछो जो कुछ पूछना है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं उत्साहित करना चाहिए। तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन है, निर्देश एवं संचालन, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, चौथा ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं है लिखा है, ठीक है, नहीं है इसलिए ये वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है, प्रदर्शन करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो बच्चों की जो गलतियां हैं उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या आपको सही लग रहा है? ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाना चाहिए वो आ जाएगा, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि महत्व रखती हैं उनकी गलतियाँ। ठीक है, पहला तो नहीं आएगा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि तीसरा ऑप्शन क्योंकि ऐसा बोल रहा है कि प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ऐसा नहीं है, गलतियां करते हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लापरवाह हो जाएंगे। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। एक सकारात्मक आंसर नहीं लग रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसलिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। मूल्यांकन को ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या ज़्यादा बेस्ट लगेगा उसको यहाँ पे खालिस्तान में ऐड करना है। तो मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए किसको? मूल्यांकन को। ठीक है। इसके बाद अगला, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिस्तान है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अधिगम नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन को पूछा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। इस संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों।
ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय ज्ञान का सृजन किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर यही आएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद इस वीडियो के क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, निश्चिंत हो जाते तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं या सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, इसका आंसर जो आ जाएगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है ना, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है दोस्तों, जिसमें बालकों के अनुभव, विचारों, जिज्ञासा, उनकी व्यक्तित्व भिन्नता आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा कक्षा शिक्षण में इनका शैक्षिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी हर उस ज्ञान को सीखना चाहता है और उसके प्रति प्रेरित रहता है, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो बाल विकास है, इसके अतिरिक्त भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।